गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दी पॉइंट। एज यू ऑल नो दैट वी आर हेयर टू डिस्कस एंड स्टडी अबाउट द लीगल रीजनिंग। और लीगल रीजनिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करना है। एक सीट की लड़ाई है जिसकी वजह से हमें ये लीगल रीजनिंग पढ़नी पड़ रही है। और वो कहाँ आती है? आपके जो क्लैट के पेपर या आप कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे ये सब्जेक्ट पूछा जाएगा। सो इसलिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अच्छा सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ख़त्म कर चुके हैं, सारी डिटेल में उसके जो वेरियस डायमेंशंस हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो रिट्स हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, प्रीएम्बल, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम कवर कर चुके हैं। तो वो काफ़ी थोड़ा सा अगर मैं आपको कहूँ तो वो थोड़ा सा स्टैटिक टॉपिक था, थोड़ा बोरिंग था। लेकिन जो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इंडियन पेनल कोड, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो क्यों इंटरेस्टिंग होगा उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे क्राइम के बारे में कि क्राइम क्या होता है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ या क्या ऐसे असेंशियल्स हैं टू कॉल एन इंसिडेंट एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। क्या सिर्फ सोचना ही भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है? क्या वो पनिशेबल ऑफेंस है? क्या उनके जो पनिशमेंट्स हैं वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है? और हम ये जानेंगे कि आईपीसी क्या होता है और जो सीआरपीसी होता है जिसको हम कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों ये? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब एक्सेप्ट लॉयर्स और आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इन सब को छोड़ के सब इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, या आधे से ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आईपीसी क्या हुआ और सीआरपीसी क्या हुआ। उसके बारे में भी आज की क्लास के एंड तक आपको पूरी क्लैरिटी आ चुकी होगी। आई डोंट थिंक सो इसके बाद आप आज के लेक्चर के बाद आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे कि आईपीसी क्या होता है और सीआरपीसी क्या होता है। सो इसी नोट के साथ हम आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि इंडियन पेनल कोड पे है। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्लाइड अबाउट इंडियन पेनल कोड, तो ये जो एक्ट है फ्रेंड्स, इंडियन पेनल कोड, अगर आपने सुना हो तो ये कब आया था? यह आया था 1862 में। और हमको फ्रीडम कब मिली थी? 1950, 47। इतना टाइम तो लगाना ही नहीं है ना, हमें मिली थी 1947। हम सबको पता है 15 अगस्त जो है वो हमारा स्वतंत्रता दिवस, जिसको इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, वो मनाया जाता है। सो 1947 का जो एरा है, उससे पहले के जो लॉज होते हैं उनको प्री इंडिपेंडेंस लॉज बोलते हैं, या जो लॉज ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए थे। कोई भी लॉ जो 1947 के बाद इनैक्ट हुआ है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे जो जीएसटी एक्ट है या इनकम टैक्स एक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? 1962 में आया था। तो ये क्या है, हमें इंडिपेंडेंस के बाद हमने इसको इनैक्ट किया था हमारी लेजिस्लेचर ने, इसलिए इट्स अ पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्ट। वेयर एज दिस आईपीसी, दिस कोड वॉज डेवलप्ड in the pre-independence scenario by whom? By the Britishers. And not just this, that the Britishers just enacted Indian Penal Code, उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स का इनैक्टमेंट किया था। इनफैक्ट लॉ को कोडिफाई ही इंडिया में आके किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने। और वो ऐसे लॉज हैं जिनको हम आज तक या तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमने बोरो करी है, जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था कि हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेजर चंक कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इनफैक्ट देयर आर सो मैनी लॉज जो प्री इंडिपेंडेंस एरा के हैं एंड आज तक हम उसको यूज़ करते हैं। सो इंडियन पेनल कोड इज़ वन अमंग्स देम. So, in India there are various aspects of law relating to crimes and criminal offences. बहुत सारे laws हैं, कोई एक single law नहीं है जो कि crimes और criminal offences से related है. For example, there is एविडेंस एक्ट, जिसमें बताया गया है कि हम कौन सी केसेस में एविडेंस को वैलिड कंसिडर करेंगे, कौन से एविडेंसेस को हम वैलिड कंसिडर नहीं करते हैं, कौन सी सिचुएशन में एविडेंसेस कलेक्ट किए जा सकते हैं और कौन कौन एविडेंस प्रेजेंट कर सकता है। तो एवरीथिंग रिलेटेड टू एविडेंसेस दैट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द एविडेंस एक्ट. देन देर इज़ दिस फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स बिल. सो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे अलग अलग इनैक्टमेंट्स हैं, बिल्स हैं जो कि क्राइम और क्रिमिनल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है। और इन सब को कोडिफाई कौन करता है? जो है इंडियन पेनल कोड. अब देखिए, आप कहेंगे कि मैम फिर एविडेंस एक्ट बनाने की ज़रूरत क्या थी?
सो फ्रेंड्स, जो ये इंडियन पेनल कोड है ना, इसमें सबसे पहले तो ये डिफाइंड है कि कौन सी चीज़ें क्राइम होगी। क्या चोरी करना क्राइम है, क्या किसी को धक्का मारना क्राइम है, क्या किसी को फैक्ट्स झूठे किसी ने बता दिए और किसी से प्रॉपर्टी साइन करा ली, या किसी के किसी के फॉल्स सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ अपने नाम कर लिया, किसी और के नाम कर दिया, बेच दी, क्या ये सब सिचुएशंस क्राइम कहलाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना डिफाइंड, ये सब इंडियन पेनल कोड के अंडर डिफाइंड है। और इंडियन पेनल कोड में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 576 सेक्शंस हैं। और ये आपको याद होना चाहिए, नॉट वर्ड बाय वर्ड, बट आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि कितने सेक्शंस, जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं और वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार जो स्टैटिक जीके, जिसको लीगल जीके कहते हैं, उसमें पूछ लिए जाते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेम वे आपको इंडियन पेनल कोड में भी पता होना चाहिए कि ये कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है। ये टोटल 576 सेक्शंस में डिवाइडेड है। चलिए आइए और जानते हैं इसके बारे में। इट वाज कोडिफाइड इन 1862। भाई इसको फाइनल ड्राफ्ट था वो कब आया था? 1862 में, एंड वाज मेड फॉर द ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज। तो ये किसके लिए बनाया गया था? देखिए, ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज के लिए बनाया गया था। सो अब आपके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि अगर ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज में इंडियन पेनल कोड था, तो बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स बचे उनमें क्या चीज़ गवर्न करती थी? तो वहाँ के जो लोकल लॉज थे उस हिसाब से वो वहाँ का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो गवर्न होता था। और जहाँ ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज थी, मतलब वो स्टेट्स या वो एरिया जो डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश रूल था, वहाँ के लिए जो क्रिमिनल सिस्टम जो मैनेज किया जाता था वो इंडियन पेनल कोड के द्वारा किया जाता था, और इसी के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पेनल कोड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन चेयर्ड बाय थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले। ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ताउम्र जब तक आप लॉयर बन नहीं जाते, एज अ लॉयर आप जी रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये नहीं सिर्फ आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, ये आपको बीइंग अ लॉयर आपको ये याद रखनी है थ्रू आउट योर लाइफ एज अ लॉयर, and got properly structured after the happening of revolt of 1857। 1857 में क्या हुआ था? मंगल पांडे रिवोल्ट है ना, म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी जिसको कहते हैं, जिसमें मंगल पांडे जो कि बहुत फेमस हीरो थे उस टाइम के, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और काफ़ी विद्रोह हुआ था उस टाइम। फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने देखा था कंट्री में कि अच्छा जो इंडियंस हैं ये लोग हमारे अगेंस्ट विद्रोह कर सकते हैं। इससे पहले तो क्या लग रहा था ब्रिटिशर्स को कि हम जो इंट्रोड्यूस करते हैं मान जाते हैं, डरे सहमे लोग हैं। लेकिन ये 1857 एक शॉक की तरह आया था ब्रिटिशर्स के लिए, एंड तब इनको लगा था कि नहीं, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें कुछ ऐसे लॉज लाने पड़ेंगे जिससे हम इंडियंस को कंट्रोल कर पाए, यहाँ पे जो क्रिमिनल सिस्टम है उसको कंट्रोल कर पाएँ, क्राइम रेट को कंट्रोल कर पाए। और किसके लिए? अपने लिए, हमारे लिए नहीं कि हमारे बीच में जो इंडियंस हैं उनको फ़ायदा हो क्रिमिनल सिस्टम से, ताकि वो आसानी से जो इंडियंस हैं उनको पनिश कर सके, सप्रेस कर सके। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया, अगर आप ऐसे करते हो तो ये भी एक क्राइम है और इसके लिए आपको सो एंड सो मंथ्स की जेल है। फॉर एग्जांपल सेडिशन एक्ट इन्होंने निकाला। तो सेडिशन क्या है? अगर आप, इन्होंने क्यों सेडिशन, सबसे पहले होता क्या है? सेडिशन ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट या उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट बोल रहे हो, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपको इसके लिए जेल में डाल सकती है। तो ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी ही चीज़ को इंट्रोड्यूस किया अंडर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड, और बोला कि कोई भी अगर हमारी, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि हमारे को कोई भी क्रिटिसाइज़ ना करे, हमारी पॉलिसीज़ को सराखों पे रखा जाए, बात मान ली जाए। और अगर कोई भी फ्रीडम फाइटर, जैसे हमारे जो ये थे लाल पाल, जो कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक,
जो थे, अगर वो क्रिटिसाइज़ करते थे इस चीज़ को, तो उनको कुछ पावर चाहिए थी कि कुछ हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हम इन पे चार्जेस लगा सके और इनको जेल में डाल सके, ताकि ये लोगों के दिमाग को चेंज ना करें। सो ब्रिटिशर्स ने इसको क्यों लाए? ताकि वो इसको अपने हित के लिए यूज़ कर सके रैदर देन इंडियंस के हित के लिए उसको यूज़ करें। सो इट वॉज ड्राफ्टेड बाय दिस जेंटलमैन, दैट इज़ थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले। और इसको प्रॉपर मतलब इसको फ्रेमवर्क में कब लाया गया? आफ्टर दिस द झटका ऑफ सिपाही म्यूटिनी विच दे गॉट इन 1857। तो अब हमने यहाँ तो बात कर ली कि इंडियन पेनल कोड क्या है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आपको ये डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है। थोड़ा हिंट मैं आपको दे चुकी हूँ, अब हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडियन पेनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कॉल्ड सीआरपीसी। सो उसके लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सब्सटैंटिव लॉ। तो फ्रेंड्स, ये सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है और ये प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? सो पूरी डेफिनेशन पढ़ने से अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपको हर जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा कि सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, और उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आईपीसी क्या चीज़ है और सीआरपीसी क्या है, क्या डिफरेंस है। तो मान लीजिए कि अब आपने लेना है किसी कॉलेज में एडमिशन, भाई इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना हम यहाँ पे, कितना लीगल रीजनिंग में क्यों दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि हमें कॉलेज में एडमिशन चाहिए। चलो ये चीज़ तो सॉर्टेड है, पता है कि कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब एक तो डिटेल्स होती हैं कि कॉलेज जो इशू करता है कि हमारे यहाँ ये कट ऑफ है, ठीक है, ये फ़ीस है, जॉइनिंग डेट है, यहाँ पे हमारा कॉलेज लोकेटेड है, एडमिशन कब से खुलेगा, सेशन कब से स्टार्ट होगा, सेशन कितने सालों का है, ये सब तो हो गया एक डॉक्यूमेंट। और एक डॉक्यूमेंट अगर कॉलेज अब निकाल रही है जिसमें लिखा है कि एडमिशन कैसे लेना है, भाई एडमिशन डेट मान लीजिए 1 जनवरी है, तो ये तो एक डॉक्यूमेंट में, बट एडमिशन का प्रोसीजर क्या है? यू हैव टू गो ऑन द कॉलेज वेबसाइट, मेक एन अकाउंट ओवर देयर, यूज़र नेम ID एंड पासवर्ड सेट करो, वहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, फ़ोटो अपलोड करो, देन आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होगी, फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे कॉलेज टीम दैट यू आर एलिजिबल और यू आर नॉट फिट टू गेट इनटू दिस कॉलेज, एंड कि जो सेशन स्टार्ट होना है उससे पहले आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। तो ये क्या हो रहा है? प्रोसीजर समझा रहे हैं हम, जो ये जो सेकंड डॉक्यूमेंट में कि एडमिशन कैसे हो रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से एडमिशन लेना है, किस तरीके से अकाउंट बनाना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी 3 साल में, कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, कौन सी फैकल्टीज़ हमने हमारे कॉलेज के पास हैं। सो ये सब क्या है? प्रोसीजरल मतलब डिटेल चीज़ें हैं। तो प्रोसीजरल लॉ मतलब जहाँ पे डिटेल दी गई हो, व्याख्या करी हुई हो हर चीज़ की, तो वो तो हो गया प्रोसीजरल लॉ। और जहाँ पे ये बताया हुआ हो कि एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, सेशन कब से कब तक का है, कॉलेज में जॉइनिंग डेट कब की है, आपको रिपोर्ट कौन सी तारीख को करना है, तो ये हो गया सब्सटैंटिव लॉ। सो इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आईपीसी एंड सीआरपीसी। आईपीसी आपको सिर्फ ये बता देता है कि अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो इट्स अ क्राइम, ठीक है, सो एंड सो एक्टिविटीज़ क्राइम के अंडर में आती है। क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए ये बेसिक असेंशियल फीचर्स है। अब उस क्राइम को अप्रोच कैसे करना है, अगर बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कौन से केस में अरेस्ट आप वारंट के बिना कर सकते हो, एफआईआर दर्ज करनी है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, कौन जाएगा एफआईआर दर्ज कराने, अगर आप ऑल इंजर्ड हो तो आपके बिहाफ पे क्या कोई जा सकता है एफआईआर कराने, ये सारी डिटेल्स कहाँ पे डिफाइंड है? ये प्रोसीजरल लॉ में डिफाइंड होती है, जो कि है सीआरपीसी, दैट इज़ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या और डिफरेंस है इन दोनों में, आईपीसी क्या चीज़ है और सीआरपीसी क्या चीज़ है। सो वील क्विकली गो थ्रू द स्लाइड एज वेल। दैट इज़ द लॉ दैट क्रिएट्स एंड डिफाइंस सोशली एक्सेप्टेबल कंडक्ट। भाई चोरी गलत बात है, तो ये कहाँ डिफाइंड है? सब्सटैंटिव लॉ में। अब चोरी करोगे तो क्या सज़ा है और किस तरीके से सज़ा दी जाएगी, वो कहाँ डिफाइंड होगा? आपके प्रोसीजरल लॉज में। इट क्रिएट्स एंड डिफाइंस क्राइम्स एंड पनिशमेंट। बस ये क्या बता देगा? ये क्राइम है, इनकी ये पनिशमेंट है। किस तरीके से उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होगी, किस तरीके से पनिशमेंट होगी, कितने टाइम के लिए पनिशमेंट होगी, क्या उसके अगेंस्ट
हायर कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये जो डिटेल्स हैं वो कहाँ होगी, प्रोसीजरल लॉज में होगी। लुक टू स्टेट एंड फेडरल penal codes. And what is this procedural laws? Laws that govern the investigation, arrest, ट्रायल ऑफ द रॉन्ग डूअर। क्या क्या बताता है, फिर से बता देती हूँ। किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होगी, कौन सी अथॉरिटी एलिजिबल है टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, कौन अरेस्ट कर सकता है, क्या आप जाके अरेस्ट कर सकते हो किसी के बिहाफ पे, क्या पुलिस डायरेक्टली जाके अरेस्ट कर सकती है, उनको ऑर्डर जो वारंट है वो किससे इशू कराना पड़ेगा, कितने टाइम में इशू कराना होगा। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें वारंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये सब कहाँ डिफाइंड है, हमारे प्रोसीजरल लॉ जो कि है CRPC। किस तरीके से ट्रायल कंडक्ट होगा रॉन्ग डूअर का, कितने टाइम में हमको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है of the person who is accused of any crime. Now, what does this procedural law do? It protects the constitutional rights of the wrongdoer. कैसे constitutional right, क्या constitutional right होते हैं? Right to life, सबसे पहले पता था, राइट टू फ्रीडम। आपने किसी को बिना सोचे समझे अरेस्ट कर लिया तो उसकी तो कितने सारे राइट्स आपने ब्रीच कर लिए। कैसे? राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमने पढ़ा था कि there is right to life as well, और you cannot accuse one person or you cannot punish the same person twice for the same crime. एक बार चोरी करी है उसके लिए एक बार चाटा खा लिया, ये थोड़ी एक महीने बाद आके फिर कोई आपको चाटा मार के चला जाएगा कि अरे यार याद है तुमने पिछले महीने चोरी करी थी, ये लो एक और चाटा। अरे तुम बोलोगे यार अभी तो मैंने चाटा खा लिया था ना एक महीने पहले, अब मेरे को क्यों फिर से पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे संविधान द्वारा, उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, प्रोसीजरल लॉज। क्योंकि इसमें साथ साथ ये भी बताया गया होता है कि जो अक्यूज्ड है उसके क्या क्या राइट्स हैं, क्या वो लीगल हेल्प ले सकता है, कितने टाइम में ले सकता है, क्या प्रोसीजर है लीगल हेल्प लेने का, ये सब कहाँ डिफाइंड है, प्रोसीजरल लॉज में। सो जब भी हमको कोई भी, जब हम किसी क्राइम के बारे में पढ़ते हैं तो उसको सोली सब्सटैंटिव लॉ या प्रोसीजरल लॉ में नहीं पढ़ते, दोनों को कंबाइन करके, दोनों के प्रोविजंस को कंबाइन करके दे आर स्टडीड अलोंग टुगेदर। सो दीज आर टर्म्ड एज लाइक द रेलवे ट्रैक्स विच गोज पैरेलली, सो दे शुड गो पैरेलली। ऐसा नहीं है कि एक को साइडलाइन करके हम दूसरे को पढ़ के प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं। दे आर लाइक द रेलवे ट्रैक्स विच गोज अलॉन्ग टुगेदर थ्रू आउट द रूट ऑफ द जर्नी। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। आई थिंक इसके बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सबके लिए, आपको ये सोचना है। अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो मैं वीडियो के एंड में डेफिनेटली इसका आंसर दूंगी। सो जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 से तो आप मान लीजिए कि जो हमारा इंडियन पेनल कोड है वो ही गवर्न कर रहा है क्राइम्स एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को इंडिया में। सो अब सोचने वाली बात यह है कि 1862 से पहले क्या था। उससे पहले भी तो मतलब जो क्राइम होता था, क्राइम रेट था इंडिया में, ऐसा नहीं है उससे पहले ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। तो तब कौन से सिस्टम को यूज़ करते हुए चीज़ें गवर्न होती थी, या जस्टिस प्रोवाइड किया जाता था, या कोई पनिशमेंट दी जाती थी। तो आपको ये सोचना है, पता करना है, गूगल करिए, आप अपने फ्रेंड से बात करिए, सोचिए, जो भी करिए कि बिफोर 1862, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड, उससे पहले इंडिया में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको वो किस लॉज के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता था। ऑल्सो द सेकेंड असाइनमेंट फॉर यू इज़ कि इंडिया में आज की तारीख में जो क्रिमिनल जो क्राइम रेट है वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स एट द प्रेजेंट। सो ये आपको दोनों चीज़ें जो हैं पता करनी है। मे बी आई विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो और इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच टॉक्स अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। सो अब ये पढ़ने की क्यों ज़रूरत है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम? भाई कुछ हमारे पास पैरामीटर्स होने चाहिए ना जो डिफाइन करे कि ये चीज़ें होंगी, एसेंशियल फीचर्स फुलफिल होंगे, तभी हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को क्राइम बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सोचा कि मैं अपने जो साथी फ्रेंड हैं जो कि चोर हैं,
ऐसा सच में नहीं है, बट मान लेते हैं कि मैं चोर हूँ और मेरा एक फ्रेंड है वो भी चोर है, ठीक है। अब हमने सोचा कि हम नेक्स्ट मंथ को इस तारीख को गुप्ता जी के घर जाएंगे और उनकी बाइक चुरा लाएंगे, ठीक है। तो ये भी हम सोच रहे हैं, हमने इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं किया। अब ये बात किसी को पता चल जाती है या हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक क्या है, आपको फिर से ध्यान से सुनना है, ये अभी हम सोच रहे हैं, अभी आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हम अगले सो एंड सो डेट को हम चोरी करेंगे, या इवन नॉट डिस्कस, ये बात अभी मेरे मन में ही है। तो क्या ये एक क्राइम है? क्या सोचना अबाउट कंडक्टिंग अ क्राइम कि मैं अगली इस तारीख को मैं चोरी करूँगी, क्या ये अपने आप में क्राइम है कि नहीं है? तो ये सब चीज़ें, इन सब के आंसर्स हमें कब मिलेंगे कि कौन सी चीज़ क्राइम है और कौन सी चीज़ क्राइम नहीं है, वो कहाँ मिलेंगे? जब हम ये असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को पढ़ लेंगे। और इसीलिए ज़रूरी भी है हमारे लिए पढ़ना। भैया आप लॉयर हैं, आपको पता होना चाहिए ना, बनने वाले हैं। मतलब आप मान लीजिए कि बस ये आपने पढ़ा, सिलेक्शन हुआ, बन गए, ये मिनटों में निकल जाएंगे आपके 5 साल। तो हाँ, तो आपको पता तो होना चाहिए। आपको कोई अप्रोच कर रहा है तो आप बताएं अरे नहीं आपने कोई क्राइम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आप असेंशियल एलिमेंट्स तो फुलफिल कर ही रहे हैं। वो असेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, फटाफट देख लेते हैं। एनी एक्ट व्हेन कमिटेड एंड इज इलीगल डज नॉट मेक इट अ क्राइम। कोई एक्ट कर रहे हो और वो इलीगल है, ऑटोमेटिकली वो क्राइम की कैटेगरी में इट डज नॉट फॉल। देयर आर सर्टेन प्री रिक्विजिट्स फॉर इट टू बी टर्म्ड एज क्राइम। एंड व्हाट आर दोज प्री रिक्विजिट्स? फर्स्ट, द एक्ट शुड बी डन बाय अ ह्यूमन बीइंग। कौन कर रहा होना चाहिए एक्ट? किसके द्वारा किया जाना होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग प्लस अ कैपेबल ह्यूमन बीइंग। मान लीजिए कि कोई एक ऐसे इंसान है जो कि पैदाइशी उनको कुछ डिजीज़ है, मतलब मेंटली सिक है, उन्हें नहीं समझ आती कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और जब किसी इंसान को इस बात की समझ ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हो सकता है उनसे अनजाने में कोई गलत काम हो जाए, ठीक है। तो क्या वो सिचुएशन में वो क्राइम माना जाएगा? तो आप बोलेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि गलत तो हुआ है। बट मैंने आपको क्या बोला कि जब व्यक्ति को इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि वो डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते अपने लिए या किसी के लिए कि अगर वो ऐसा एक्शन लेंगे तो इससे किसी को नुकसान होगा या हो सकता है उनको खुद को भी नुकसान होगा, तो क्या हम उसको क्राइम की कैटेगरी में डाल सकते हैं? तो इसलिए जो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम है वो ये है कि इट शुड बी डन बाय अ ह्यूमन बीइंग विच इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग अ क्राइम। इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक ये जो टॉपिक है इसको हम आने वाली स्लाइड्स में सब टॉपिक्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको ताकि आपको आगे के लिए थोड़ा सा समझ आ जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड वाइल डूइंग द एक्ट। एक तो होता है अनजाने में हो गया, आपको पता नहीं था, आप चल रहे थे, आपका मतलब आपसे किसी को गलती से धक्का लग गया या आप गिरे और आप किसी गलती से आप किसी पे गिर गए, ठीक है। या आपके हाथ में कोई गरम चीज़ थी, मान लीजिए गरम चाय का पतीला था, आप चल रहे थे, आपका पाँव फिसला और आपसे वो किसी और पे गिर गया। तो क्या हम मानेंगे कि आपने ये जानबूझ के किया? तो ये चीज़ कैसे पता लगाएंगे? तो आपके एक तो होता है कि आपके मन में था, आप इस इंटेंशन से आपने वो एक्शन लिया कि मुझे इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है, कैसे ये चाय गिरा के। और एक ऐसी सिचुएशन है कि आपको पता नहीं, आपका पाँव फिसला और उस वजह से किसी और पे वो गर्म चाय गिर गई। तो दोनों सिचुएशन डिफरेंट है। फर्स्ट सिचुएशन में आपका जो इंटेंशन था, जो कि इंटेंट था, वो किसी को नुकसान पहुंचाने का था, जिसको हम बोलते हैं गिल्टी माइंड, और जो कि लीगल टर्म में बोला जाता है मेंस रिया, मतलब प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड। और जो दूसरा केस था उसमें आप बिल्कुल ही इनोसेंट थे, आपको खुद ही नहीं पता था, खुद भी गिर गया, आपका पाँव फिसल गया, उस वजह से किसी पे चाय गिर गई। तो यहाँ आपका इंटेंशन नहीं था किसी को भी नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट क्या है असेंशियल? प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड इज नॉट इनफ, it should be converted into action as well. Now this answers what I asked you in the beginning of this slide. मैंने आपको पूछा था कि मान लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड प्लानिंग कर रहे हैं कि हम मिस्टर गुप्ता की बाइक चुरा लाएंगे अगले महीने की इस तारीख को, सब प्लान करके, ठीक है। लेकिन अब वो मेरा मन बदल गया, मैंने सोचा कि नहीं
यार अच्छी बात नहीं है किसी का साइकिल या स्कूटर चुराना, कोई बात नहीं, हम नहीं चुराएंगे, अपनी मेहनत से पैसे कमाएंगे और ख़रीद लेंगे। लेकिन अब पुलिस आके पकड़ ले कि तुम यार उस दिन बात कर रहे थे कि तुम गुप्ता जी का स्कूटर चुराने वाले हो, तुम्हारा माइंड तो गिल्टी था ना, तुमने चोरी या तुमने फ़ोन तो अपने फ्रेंड को इसी गिल्टी माइंड से, मतलब इसी इंटेंशन से किया था ना कि चलो चलो हम चोरी प्लान करते हैं। तो मैं बोलूँगी अरे मैंने चोरी करी थोड़ी है, ये तो मैं सिर्फ सोच रही थी। डिड आई एग्जीक्यूट दैट? डिड आई स्टील द साइकिल और स्कूटर ऑफ गुप्ता जी? नो आई डिडंट, बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग। बट अब मेरा इंटेंशन चेंज हो गया है, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, मुझे नहीं चोरी करनी, मुझे समझ आ गई चोरी करना पाप है। तो सिर्फ सोचना ही गुनाह नहीं होता। हम सोचते हैं, कहते हैं ना सोचने के पैसे नहीं लगते, कोई सोचना गुनाह नहीं होता। अगर आप उस सोच को कर्मों में बदल देते हैं, एक्शन में बदल देते हैं, और वो अगर उस एक्शन से किसी को नुकसान पहुंच रहा है, चाहे वो एक पर्सनल लॉस हो या प्रॉपर्टी का लॉस हो या किसी की रेपुटेशन में लॉस हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज क्राइम, अदरवाइज इट इज़ नॉट कॉल्ड एज क्राइम। सो दीज आर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। सो क्या है सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट? फर्स्ट, एक्ट होना चाहिए। उस एक्ट के पीछे इंटेंट आपका होना चाहिए किसी को नुकसान पहुंचाने का। फिर कुछ जो रिजल्ट आए उससे किसी को नुकसान भी पहुंचना चाहिए। तो उसमें क्या होगा? 1 + 2 + 3 = क्राइम। लेकिन लॉ में कुछ ऐसे प्रावधान भी दिए गए हैं, कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? ताकि जो एक्यूज्ड है उसको अपना पॉइंट या अपना साइड प्रेजेंट करने का मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जानबूझ के भी दूसरे लोगों को फंसा देते हैं कि इनको जेल हो जाए और उनसे उनको कुछ फ़ायदा होता है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि दिए गए हैं हमारे लीगल सिस्टम में अक्यूज़ को। सो जब क्राइम में से उस एक्सेप्शंस को माइनस कर देते हैं, सो दैट फॉर्म्स द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एंड नाउ विद द अपकमिंग स्लाइड हम एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, जो कि है ह्यूमन बीइंग। So the first prerequisite of the crime is that there should be a person who is capable of committing a crime and the person should be of sane mind। मतलब दिमाग सही होना चाहिए, दिमाग पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। Who can distinguish between what is right and what is wrong। If the person is lunatic or an idiot, then even if is punished for committing a crime, he won't be able to feel the punishment। भाई जिसको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उसको आप पनिशमेंट भी दे दो तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्यों आई एम सब्जेक्टेड टू सच अ ट्रीटमेंट। ये पनिशमेंट होता है। ह्यूमन बीइंग को जब ऐसे ट्रीट किया जाता है तो ये पनिशमेंट कहलाया जाता है, उसके लिए सज़ा होती है। क्यों? क्योंकि he or she cannot distinguish between right and wrong। So the first essential element of crime is that the person should be of sane mind। मतलब दिमाग एकदम सही होना चाहिए। और वो कैसे पता लगाते हैं? जब बंदा डिस्टिंग्विश कर सकता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, is considered to be person of a fit mind or the sane mind। ठीक है, I hope it is clear। The next essential element क्राइम इज़ दैट मेंस रिया। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस पर 5 स्टार बना लो, 6 स्टार बना लो, उतने ही कम है। कभी भी आपको जो क्वेश्चन भी आएगा ना जो लीगल रीजनिंग में, तो वो इसी पे घुमाया जाएगा। और जो क्राइम्स के एक्सेप्शंस हैं उन पे घुमाया जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो मेंस रिया का मतलब क्या होता है? इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड। मतलब जब आप कोई एक्ट कर रहे हो तो आपके माइंड में जो इंटेंशन है वो साफ़ नहीं है, किसी को हर्ट करने का इंटेंशन है, और तभी कोई एक्टिविटी को हम बोल पाएंगे कि ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी या ये क्राइम सीन है। अगर आपसे कोई चीज़ अनजाने में हुई है, जो आप जिस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं थे, आप फिसल गए या आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, तो इसमें आपकी क्या गलती है? उसके अलग प्रोविजंस होते हैं। भाई आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, आपकी भी डेथ हुई है या आपको भी इंजरी हुई है, जिससे आपने गाड़ी को हिट किया है किसी, मान लीजिए आपकी गाड़ी से कोई स्कूटर हिट हो गया और वहाँ पे उस व्यक्ति वो जो चला रहे थे स्कूटर, उनको नुकसान हुआ। इसमें आपकी तो गलती नहीं है, ये मशीनरी फेलियर है। आप बहुत तरीके से गाड़ी चला रहे थे, आप कोई इसमें लापरवाही नहीं बरत रहे थे, लेकिन दैट वाज अ केस ऑफ फेलियर ऑफ मशीनरी। आपका इंटेंशन ये थोड़ी था कि मुझे इस स्कूटर पे जो जा रहे हैं उनको नुकसान पहुँचाना है, या जो
हिट एंड रन का केस बनाना है अपने, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो इसलिए क्या ज़रूरी है हमें ये पता लगाना कि जो मेंस रिया मतलब जो गिल्टी माइंड है वो उसका प्रेजेंस है कहाँ पे, ऑफ द पर्सन हु इज़ कंडक्टिंग द एक्ट। So mens rea means guilty mind. So a person while committing an act has an ill intent is guilty of crime. Intent is different for every person and in every case, and it is impossible as well as futile to get inside the mind of each and every criminal offender. ठीक है, अब आप कैसे पता लगाओगे कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है? कोई आज तक ऐसी मशीन तो बनी नहीं है कि जिससे हम ये पता लगा सकें कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। डेफिनेटली हमने कुछ ऐसे टेस्ट बनाए हैं जिससे हम माइंड को कुछ ग्राफ्स के थ्रू रीड कर सकते हैं। जैसे एक वो नार्को टेस्ट होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान सच बोल रहा है कि नहीं। वो भी बहुत एक्यूरेट मेजर नहीं है, हम कुछ सिग्नल्स को नोट करते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए किसी के सामने पुटअप किया गया है, क्या वो सुन के उनकी हार्ट बीट राइज हो रही है, क्या उनका जो पल्स रेट में चेंज आ रहा है, क्या वो घबरा रहे हैं। तो वो भी कोई जो एक कंक्लूसिव एविडेंस की तरह नहीं माना जाता, दैट इज कंसिडर्ड एज समथिंग सब्सिडरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी के दिमाग में घुसना आज तक ऐसा पॉसिबल हुआ ही नहीं है। इसलिए क्या होता है, आप देखिए कन्फेशंस कराए जाते हैं, जो अक्यूज़ होते हैं उनको थोड़ा डराया धमकाया जाता है, उनको थ्रेटन किया जाता है। अब एक लिमिट के बाद किसी को थ्रेटन करना भी डेफिनेटली रॉन्ग है, बट ताकि कोई कन्फेस कर दे, कोई घबरा के इस चीज़ का कन्फेशन कर दे कि हाँ उनसे गलती हो गई है, उन्होंने ये क्राइम किया था या उनकी वजह से ये क्राइम हुआ है, इस वजह से जो पुलिस कस्टडी में जो कन्फेशन कराया जाता है वो इसीलिए ही डिज़ाइंड होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान या व्यक्ति के दिमाग में घुसना या क्या चल रहा है वो पॉसिबल नहीं है पता लगाना, एंड दैट इज़ वाई पुलिस people resort to the confession. So confessions are the closest to the being direct evidence of mens rea. क्यों? क्योंकि उसमें वो डायरेक्टली कन्फेस करते कि हाँ हमने ये सो एंड सो। कई बार आपने ये भी सुना होगा कि पुलिस इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देती है जो एक्यूज़ होते हैं कि वो पुलिस की टॉर्चर से बचने के लिए कन्फेस कर देते हैं कि हाँ वो मान लेते हैं कि हमने ये क्राइम किया है। क्यों? क्योंकि उनको इस लेवल का टॉर्चर दिया जा रहा होता है। सो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, वो अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ अभी ये लॉयर बन के नहीं जाना है। लॉयर तो हमको कॉलेज वाले बनाएंगे, अभी तो हमें सिर्फ लॉयर बनने के लिए एक सीट सिक्योर करनी है। तो उसके लिए आपको क्या जानना है कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ए एंड बी। ठीक है, अब इन दोनों ने काफ़ी मतलब ये लोग मिले काफ़ी टाइम बाद और इन्होंने जो है विस्की कंज्यूम करी और इतनी ज़्यादा कंज्यूम करी कि इन्हें मतलब दे वर टोटली स्लॉज, या मान लीजिए इन्होंने एक ड्रग जिसको बोलते हैं LSD, ठीक है, वो लिया एंड दैट्स अ हेल्यूसिनेटरी ड्रग। मतलब उसके बाद आपको हेल्यूसिनेशंस होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट होती है जो कि एक्चुअल में नहीं है, बट आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके साथ हो रहा है। सो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और इन्होंने ये ड्रग ले लिया। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये जो मिस्टर ए हैं इन्हें लगा कि जो इनकी जो फ्रेंड है ये इनके ऊपर अटैक करने वाली हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर ए ने कोई बहुत शार्प ऑब्जेक्ट लेके मिस बी पे अटैक किया, जिससे मिस बी की डेथ हो जाती है। ठीक है, सो क्या हम इस सिचुएशन में ए को अक्यूज साबित कर सकते हैं कि ए की तो गलती है, उसने मर्डर कर दिया है। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट्स। फर्स्ट क्या था कि वेदर द पर्सन इज़ अ ह्यूमन बीइंग कैपेबल ऑफ टेलिंग व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। येस, मिस्टर ए इज़ ऑफ सेन माइंड, उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट पे आते हैं मेंस रिया। सो प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड। क्या इस सिचुएशन में देयर वाज प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड? सो द आंसर इज़ नो। क्यों? मिस्टर ए और जो मिस बी हैं उन्होंने क्या जो ड्रग्स हैं या जो विस्की कंज्यूम करी थी वो इस इंटेंशन से करी थी कि हम उसके बाद कोई क्राइम सीन कंडक्ट करेंगे या कमिट करेंगे? नहीं, उन्होंने नहीं ली थी। लेकिन जो उन्होंने जिस लेवल पर ड्रग्स लिए थे वो इस तरीके के थे
कि उनको समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है और उनसे गलती हो गई। तो अब क्या, फिर अब आप बोलेंगे मैम पर गलती हो गई, किसी की जान चली गई, तो डेफिनेटली दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मर्डर। दिस कैन बी द पर्सन मिस्टर ए कैन बी चार्ज अगेंस्ट द कल्पेबल होमिसाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंटेंशन था वो ना मिस्टर ए ने ऐसा सोचा था कि मैं खाने या पीने के बाद अपनी फ्रेंड को मार दूंगा। भाई ये तो प्यार करते थे ना, लव बर्ड्स थे, तो वो उसने थोड़ी सोचा था कि मैं ड्रग्स लूँगा और मैं इसको मार दूंगा। लेकिन वो ड्रग्स ऐसे थे, हैल्यूसिनेशन हुई, उसको लगा ये अटैक करेगी, उसने कुछ शार्प ऑब्जेक्ट लेके किया एंड देन शी वॉज फाउंड डेड। सो ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन who has a presence of guilty mind or mens rea. So in this case the person cannot be accused of committing a murder or intention of committing a murder, but some other charges can be framed against this person. Okay, I hope it is clear to you. एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, वो पैक्ड फूड देती है, या ABC कोई एक रेस्टोरेंट है या बर्गर चेन है, ठीक है। वो मिस्टर एक्स ने खाना मंगवाया वहाँ से, मतलब बर्गर मंगवाया, और उसके अंदर कोई एक लाइव एनिमल निकला, मान लीजिए कोई छोटा सा कीड़ा वीड़ा निकला, जिसको खाने से मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। अच्छा भाई, डेथ हो गई, तो अब क्या जो मिस्टर एक्स की जो फैमिली है वो ABC लिमिटेड को बोलेगी कि आपने मेरे बेटे का मर्डर किया है? तो ABC क्या बोलेगी, मतलब कैन ABC बी एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ मर्डर ऑफ मिस्टर एक्स? सर्टेनली नॉट, बिकॉज ABC जब बर्गर बना रही थी तो उन्हें तो नहीं पता था कि सबसे पहले तो ये मिस्टर एक्स के पास जाने वाला है, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग, क्या वो ये बनाते हुए ये सोच रही थी कि भाई मेरे बर्गर खाने से मिस्टर एक्स की डेथ हो जाएगी? सर्टेनली ये भी केस नहीं था, राइट। सो क्या हमें ये फिर मान लेना चाहिए कि जो मिस्टर एक्स की फैमिली है वो ABC लिमिटेड का कुछ उनके ऊपर कुछ चार्जेस नहीं लगा सकती, उनसे कोई जो उनको लॉस हुआ है उसका कुछ रिकवर नहीं कर सकती? सर्टेनली दे कैन डू इट, बट अंडर व्हाट एक्ट? दे कैन डू अंडर फूड एंड ड्रग्स एक्ट, जो कि इससे रिलेटेड प्रोविजंस बताते हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ कंज्यूम करने से कोई नुकसान हो जाता है, कोई परमानेंट इलनेस हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो उस केस में कंपनी को क्या मुआवजा भरना होगा या क्या उनके ऊपर फाइन एंड पेनल्टीज़ लगेंगे, वो सब उसके अंडर का होता है। बट सर्टेनली इट इज़ नॉट अ केस ऑफ अ मर्डर, राइट। मर्डर थोड़ी किया है यहाँ पे मिस्टर एक्स का ABC लिमिटेड ने। सो ये हमने पढ़ लिया मेंस रिया के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि बात करती है एक्टिस रियस। तो कि जैसे आपको नाम से समझ आ रहा होगा, एक्टिस रियस इज़ मतलब एक्ट करना ज़रूरी है। मन में सोच लेना ही क्राइम नहीं होता कि मन में आपने सोच लिया कि मैं इस बंदे का मर्डर करूँगा कल, तो अपने आप में क्राइम नहीं है। जब तक आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर देते, जब तक आप उस चीज़ को हकीकत नहीं बना देते, तब तक हम उसको क्राइम में नहीं काउंट कर सकते, क्राइम की गिनती में नहीं आएगा। ना आपको उसके लिए कोई पनिश कर सकता है, ना आप पनिशमेंट के हकदार हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सोचना जुर्म नहीं है, एक्ट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल जुर्म है। इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन फ्रेज। ये जितने भी हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ना, मेंस रिया, एक्टिस रियस, ये सब क्या हैं? लैटिन फ्रेजेस हैं। वन ऑफ द फंडामेंटल मैक्सिम्स ऑफ क्रिमिनल लॉ इज एक्टिस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, विच मीन्स एन एक्ट does not make a person guilty of a crime unless his mind is also guilty। तो इसका क्या मतलब होता है? सिर्फ एक्ट कर देना, मतलब जैसे आपसे क्या हो रहा था, चल रहे थे, पाँव फिसल गया, चाय गिर गई, किसी को लग गई, हाथ जल गया, पर आपका इंटेंशन क्या था? साफ था, आपका इंटेंशन उसको नुकसान पहुंचाना नहीं था, तो वो क्राइम नहीं कहलाया जाएगा। क्राइम तब कब उसी सिचुएशन में कहलाया जाएगा जब आपने चाय गिराई और आपका इंटेंशन क्या था? सो एंड सो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। सो यही यहाँ पे बोला गया है। द एक्शन और एक्ट इन ऑर्डर टू कॉल्ड एज क्राइम शुड बी वॉलंटरी, कॉन्शियस एंड पर्पसिव। सो क्या 3 एलिमेंट्स है? वॉलंटरी मतलब ये नहीं कि आप किसी के दबाव में आके किसी को नुकसान पहुंचा रहे। मान लीजिए कि कोई मेरे सिर पे या कोई मेरे पेरेंट्स के सिर पे बंदूक रख के बोले कि अगर मैडम जी आप जाइए और इस सो एंड सो इंसान का मर्डर कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं आपके पेरेंट्स को शूट कर दूंगा। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचेगा?
मेरे को करना ही पड़ेगा, या मैं कोई कुछ भी और एक्शन लूँगी अपने पेरेंट्स को किसी भी तरीके से बचाने के लिए। तो क्या वो एक्शन वॉलंटरी है? क्या मैं जब जो भी मुझे टास्क दिया गया कि मुझे सो एंड सो व्यक्ति को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना है, मान लीजिए कि मुझे बोला गया कि ये स्कूटर चुरा लीजिए गुप्ता जी के, वरना मैं अगर आपने नहीं चुराया तो आपके पेरेंट्स को मैं गोली मार दूंगा। तो क्या ये एक्शन वॉलंटरी है? नहीं। क्या ये मेरी इच्छा से कर रही हूँ मैं? नहीं। क्यों? किसी के दबाव में आके कर रही हूँ। इट शुड बी कॉन्शियस। कॉन्शियस क्यों? मतलब ये कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए। ये मैंने सोचा, मतलब मेरे को समझ आनी चाहिए कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम कर रही हूँ। एक तो होता है इनसेन माइंड, जिसको पता ही नहीं है कि वो अगर कुछ ऐसा एक्शन करेंगे तो किसी को नुकसान होगा। सो इट शुड बी अ कॉन्शियस एफर्ट एंड पर्पसिव, मतलब डेलिबरेट अटेम्प्ट है किसी को या किसी की प्रॉपर्टी को या किसी के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने का। An involuntary act will not be considered as crime as the intention there was not to harm anyone. Involuntary act, भाई मेरे को बोला गया, मैं अपने पेरेंट्स को तो बचाऊंगी ना। गुप्ता जी का स्कूटर थोड़ी देना इंपॉर्टेंट है, मेरे पेरेंट्स की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? ठीक है ना। सो वो क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री एक्शन होगा। So the presence of guilty mind is not sufficient. There should be an act committed with the guilty mind as well. भाई गिल्टी माइंड है, भाई से समझ गए, असेंशियल एलिमेंट है, लेकिन वो गिल्टी माइंड से कोई एक्ट भी होना चाहिए। सिर्फ प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड इज़ नॉट इनफ और सफिशिएंट टू मेक अ पर्सन कॉल एज अ कन्विक्ट ऑफ अ crime or being considered person as an accused of a crime. So ये हो गया third element. Next slide पे the concept of concurrence. तो concept of concurrence क्या बात करता है? It requires that any act causing a social harm must coincide or be accompanied with criminal state of mind. Both act and intent must concur in one point of time. इसको फिर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि मैम हर चीज़ में एग्जाम्पल क्यों देती रहती हैं, वीडियो लंबे हो जाते हैं, इतना क्या पढ़ तो रहे हैं, ठीक है समझा दिया। देखिए जितना एग्जाम्पल से चीज़ें याद रखोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए चीज़ें याद रहेंगी। जब आपके सामने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे तो यही एग्जाम्पल्स आपको याद आएंगे कि मैम ने क्या एसेंशियल एलिमेंट बताया था और किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो यहाँ देखते हैं एक और एग्जाम्पल जो कि है, देख मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उन्होंने उनके मन में ये इंटेंशन था कि जो गुप्ता जी है उनका स्कूटर चुराना है। ठीक है, अब उनका जो है मन बदल गया, या ये मिस्टर ए ने सोचा था जनवरी में, ठीक है, और क्या सोचा था कि गुप्ता जी के स्कूटर को नुकसान पहुंचाना है कैसे भी, चाहे उसको पंक्चर कर देंगे, उस पर कुछ पेंट डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे। ठीक है, अब जनवरी निकल गई, फरवरी, मार्च, तो मिस्टर ए का मन बदल गया कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, गुप्ता जी के स्कूटर को हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो भाई किसी को भी नुकसान पहुंचाना है गलत बात होती है। ठीक है, अब जुलाई आया और गलती से मिस्टर ए से गुप्ता जी के स्कूटर को टक्कर लग गई। ठीक है, तो अब ये गुप्ता जी या उनको कहीं से पता चल जाए और कि भाई तुम्हारा तो इंटेंशन ही यही था कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाओ, तो वो मिस्टर ए बोलेंगे कि वो बात थी जनवरी की, जब मैंने आपको बोला था कि मैं चाहता हूँ मैं आपके स्कूटर को नुकसान पहुंचाऊँ, उसके बाद मैंने मन बदल लिया। अब ये जो हुआ है ये मेरे से मिस्टेक हुई है, मेरे से अनजाने में हुआ है, इट इज़ एन अनइंटेंशनल एक्ट, मेरा कोई गिल्टी माइंड नहीं था, देयर वाज नो प्रेजेंस ऑफ मेंस रिया, आई हैड अ गिल्टी माइंड बट दैट वाज इन जनवरी। आफ्टर दैट मेरा जो थिंकिंग है वो चेंज हो गई। अब मेरी कोई भी ऐसी सोच नहीं थी आपको नुकसान पहुंचाने की। अब जो हुआ है वो टोटली एक मिस्टेक है, एक एक कोइंसिडेंस है कि आप मेरी ही गाड़ी से आपको नुकसान पहुंचा है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंस क्या कहता है कि जब इंटेंशन है गिल्टी माइंड का किसी को नुकसान पहुंचाने का, जो हार्म होना चाहिए वो भी उसी टाइम होना चाहिए। ये नहीं सोचा आज, अब आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि बीच में मिस्टर ए का मन बदला या नहीं बदला। सो द इंटेंशन एंड द हार्म शुड बी एट द सेम टाइम और इन द सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये नहीं कि इंटेंशन आज है, नुकसान कभी और हो रहा है, बीच में मन बदल गया। इस चीज़ को कैसे, अब किसी के दिमाग में तो अपन घुस नहीं सकते ना। So that is why this forms the fourth essential element of crime, that there should be concurrence of the intent as well as the social harm that is caused to a person. Now these four things forms the basics of or the basic elements of a crime, और ये चीज़ें satisfy होनी चाहिए in order to constitute or call an activity as a crime. Now moving on to the next slide.
इसमें एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है और उसके बाद आपकी छुट्टी है। और बीच में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे जो कि आप वीडियो ख़त्म होने के बाद सॉल्व करेंगे और उसको मैं नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें डिस्कस करूँगी। फर्स्ट था कि जो आईपीसी है उसके आने से पहले जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो कौन से लॉज गवर्न करते थे इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, एंड सेकंड आज की तारीख में कौन सी स्टेट में हाईएस्ट क्राइम रेट है। सो ये 2 छोटे छोटे से असाइनमेंट थे। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। सो इन एवरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग द लॉ स्टार्ट्स ऑफ विद, क्या मतलब कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है उसमें कहाँ से तहकीकात या लॉ सबसे पहले क्या देखता है? प्रिजम्पशन दैट द सफरर इज़ फ्री फ्रॉम एनी गिल्ट, कंटेंशन ऑफ मेंस रिया, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड प्रिजम्पशन दैट द क्राइम इज़ कमिटेड बाय द अक्यूज्ड। तो इसमें से सबसे पहले क्या होगा? सो फर्स्ट आप क्या सोचोगे सबसे पहले तो कि पहले हम एलिमिनेट करते हैं कि जो पता है कि वो तो हो ही नहीं सकता आंसर। सो प्रिजम्पशन दैट सफरर इज़ फ्री फ्रॉम एनी गिल्ट, नहीं ये तो कभी भी नहीं होगा। प्रिजम्पशन दैट द क्राइम इज़ कमिटेड बाय द अक्यूज्ड, बिल्कुल ये हो सकता है कि हम इस तरीके से तहकीकात कि हाँ ये जो है क्राइम हो सकता है इस व्यक्ति ने किया हो। अब ये कंटेंशन ऑफ मेंस रिया अभी हमने पढ़ा था। और अब ये क्या है कि प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ आज, जब भी कोई केस फाइल होता है तो इस तरीके से पुलिस या जो लॉ मेकर्स हैं या जो ये चीज़ों को सॉल्व करते हैं वो इस तरीके से केस को देखते हैं कि जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है वो अक्यूज्ड है, तभी तो हम ये चीज़ें पता लगाते हैं वो अक्यूज से मिलके कि क्या उसका गिल्टी माइंड था, गिल्टी माइंड नहीं था, क्या वो जो एक्ट हुआ वो अनजाने में हुआ, वेदर इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, क्या उसका इंटेंशन सच में चाय गिराना था या क्या उसका खुद का पाँव फिसल गया, खुद बेचारे को लग गई और चाय गिर गई। तो क्या सबसे पहले हम प्रिज्यूम करते हैं कि जिस पे एलिगेशन लगाई गई है दैट पर्सन इज इनोसेंट, मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, एंड दैट इज़ हाउ द केस स्टार्ट्स। सो द आंसर इज़ नॉट दैट कि लॉ कहाँ से स्टार्ट होता है, कंटेंशन ऑफ मेंस रिया नहीं, इस कंटेंशन स्टार्ट होता है कि जिस पे एलिगेशन लगाई गई है दैट पर्सन इज़ इनोसेंट और उसका कोई भी ऐसी सोच या मन भावना नहीं थी कि हमें किसी थर्ड पर्सन को नुकसान पहुंचाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये कोई मैंने कहीं और से लिया हुआ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपको आगे आपके सेट्स में भी मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस करोगे। सो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसमें कॉन्सेप्चुअली यू शुड बी वेरी 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 क्लियर बिकॉज लीगल रीजनिंग इज़ वन सब्जेक्ट वे यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसमें गलती गुंजाइश नहीं है, इसमें आपको परफॉर्म अच्छा करना ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको लॉ के लिए ही तो सीट चाहिए। एक आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, एक आप यहाँ नहीं मिस्टेक कर सकते और आपकी करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो दीज आर द फ्यू सब्जेक्ट्स जहाँ अगर आप अच्छे से एक बार स्कोर कर ले तो देन डेफिनेटली द चांसेस टू गेट अ सीट इन अ गुड कॉलेज इज़ इंश्योर्ड। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं इसी के साथ वाइंड अप करना चाहूँगी। प्लीज़ इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे आईपीसी को और डिटेल में, कौन सी सिचुएशन क्राइम सीन्स कहलाते हैं, देन एक्सेप्शंस टू इट। सो उसके लिए पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए? 4 बेसिक एसेंशियल ऑफ द क्राइम। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। So much for your patience listening.